कल हम लोग स्मरण और विस्मरण जो आपके कोर्स में है अध्याय, उसकी चर्चा हो रही थी कि स्मरण क्या है, विस्मरण क्या है, स्मरण की विधियां कौन कौन सी हैं और जीवन में विस्मरण का क्या स्थान है। ये सारी चीजों पर कल चर्चा हुई थी। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है चिंतन, थिंकिंग। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो चिंतन करता है। 84 लाख योनियां जो हमारे बताई गई हैं, क्योंकि 84 लाख जीव हमारे इस पृथ्वी पे हैं, जिनमें केवल मनुष्य ही ऐसा है जो चिंतन करता है। कोई आप लोग स्वयं चिंतन करते हैं, अनुभव, चिंतन के अनुभव आपको पग पग पे मिलते हैं। जब भी जीवन में किसी के मानव जीवन में समस्याएं आती हैं तो उनके समाधान के लिए आप चिंतन की ही शरण लेते हैं। इसीलिए चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। यह एक संज्ञानात्मक पहलू है। संज्ञानात्मक पहलू से तात्पर्य यह है कि यह मन पर आधारित है। हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है तो हम चिंतन करने लगते हैं। देखिए, यहां एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, चिंता और चिंतन, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चिंता दूसरा विषय है और चिंतन दूसरी। मनुष्य स्वभाव से चिंतन होता है, चिंतनशील होता है, उसके जेहन में है, लेकिन चिंता ये प्राप्त की जाती है। इसलिए दोनों में अंतर है। इसमें कि ये मत समझ लीजिएगा कि चिंता ही चिंतन है। चिंतन अलग चीज है और चिंता अलग चीज है। मनुष्य स्वभाव से चिंतनशील होता है। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इस संसार में ऐसा नहीं है जो चिंतनशील हो। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो चिंतनशील है, जो चिंतन करता है। जीवन में कोई भी समस्या जब हमारे सामने आ जाती है तो चिंतन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उसका समाधान करते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त है, ये गॉड गिफ्टेड है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मरण, विस्मरण, कल्पना, ये सारी चीजें उसमें समाहित होती हैं। चिंतन जब भी आप करते हैं, पूर्व के अनुभव, पूर्व के ज्ञान, ये सारी चीजें उसमें समाहित होती हैं। इसलिए समस्याओं को सुलझाने में, व्यक्ति की अपनी इच्छाओं की पूर्ति में और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम चिंतन का सहारा लेते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि चिंतन का आधार समस्या है, अर्थात चिंतन की शुरुआत समस्या से होती है और उसका अंत समस्या समाधान से होता है। दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा छात्रों। चिंतन को समझने के लिए ये वाक्य, इस पे आप ध्यान दीजिए, इस पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि चिंतन का आधार क्या है? समस्या है। हम कब चिंतन करते हैं? जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी हमारे सामने समस्या आएगी हम चिंतन शुरू करेंगे। तो केवल ये लैंग्वेज आप समझिए, ये वाक्य आप समझिए कि चिंतन एक समस्या से उत्पन्न होता है और उसका समापन समस्या समाधान पर होता है। जैसे ही हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चिंतनशील रहते हैं, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चिंतनशील रहते हैं, और जैसे ही इनकी प्राप्ति हो जाती है ये स्वतः समाप्त हो जाती है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान से उत्पन्न होता है और समस्या से उत्पन्न होता है और समस्या समाधान पर समाप्त हो जाता है। मनुष्य के सामने ऐसी स्थिति, वह समस्या जिसके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रम करता है, वही सोच कही जाती है। आप विचार, कोई समस्या आ जाए, विचार करना शुरू कर देंगे। किसी को 500 रुपया सुबह आपने देने का वादा कर लिया,
ये समस्या है, आपके पास पैसा है नहीं, तो आप चिंतनशील हो जाएंगे, चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी कि कहाँ से लाएं, कहाँ से उसको कल देंगे, हमने वादा किया। तो ये समस्या आपके सामने हुई और आप तब तक इसको कंटिन्यू रखेंगे, तब तक ये आपके अंदर जारी रहेगी जब तक आप उस किए गए वादे को पूरा नहीं करते। तो जैसे ही समस्या से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है और समस्या समाधान पर समाप्त हो जाती है। इस साधारण बोलचाल की भाषा में आपने चिंतन को देखा, अंग्रेजी में इसे थिंकिंग कहते हैं। सोच, चिंतन, ये लक्ष्य निर्धारित होता है। जब आप विशेषता देखेंगे चिंतन की आगे, तो आप देखेंगे कि चिंतन हम तभी करते हैं जब हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित होता है, हमारा कोई उद्देश्य होता है, हमारी कोई इच्छा की पूर्ति होती है। कहने का तात्पर्य जब हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं तो हम चिंतनशील हो जाते। विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, मनोवैज्ञानिक रास ने लिखा है कि चिंतन एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि इसका संबंध सीधे मन से है, की बातों से संबंधित मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक पहलुओं से संबंधित प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा वैलेंटाइन ने दिया है, उन्होंने लिखा है कि जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं उसे चिंतन कहते हैं। श्रृंखलाबद्ध विचार तमाम दुनिया भर की, जैसे हमने कहा ना उधर कि आपने किसी से वादा किया तो उसके लिए आप तमाम उधेड़ बुन करते हैं, एक न एक सोच आपके अंदर आती जाती है, आप विचार करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतनशील बने रहते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये प्रणाली जो है धीरे धीरे जो है एक लक्ष्य को लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको अग्रसर करती है, आगे बढ़ाती है। तो वही जो है चिंतन कही है। मनोवैज्ञानिक गैरेट ने लिखा है कि चिंतन एक अदृश्य व्यवहार है, हम देख नहीं पाते उसको लेकिन व्यवहार करते हैं। कभी कभी आदमी पूछ देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं, इस तरह से इसका मतलब कि आप चिंतन कर रहे हैं। आपके सामने जो समस्या है, भले आप हमसे बात कर रहे हैं, भले आप एडजस्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, लेकिन आपको बार बार वो समस्या जो है सोचने के लिए मजबूर कर दे रही है। तो ये एक अदृश्य है, सरल स्थूल से अमूर्त की तरफ और सरल से कठिन की ओर अग्रसर होती है। उस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। आप शुरुआत आपकी सरलता से होती है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे वो जो है कठिन मार्ग आपको मिल जाएगा। तो ये उस तरफ अग्रसर करती है, ये गाइड करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा से लेकर के मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं जो आपके सामने प्रस्तुत की गई, उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है और प्रायः अनेक सरल मानसिक प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत जुटी होती हैं। यह समस्या से उत्पन्न होता है और समस्या समाधान पर समाप्त हो जाता है। और केवल मनुष्य ही चिंतनशील होता है। हम आपको प्रश्न बता दें, इस चैप्टर से प्रश्न कितने बनेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है, चिंतन से आप क्या समझते हैं, या चिंतन के अर्थ को स्पष्ट करिए, या चिंतन को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश करिए। तो चिंतन का अर्थ और परिभाषा तो हो गया। अब आइए हम देखते हैं चिंतन की क्या विशेषताएं हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जो चिंतन में पाए जाते हैं। पहली है, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। प्रायः अनेक सरल मानसिक प्रक्रियाएं इसमें निहित होती हैं। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तमाम सारे सोच आपके अंदर आएंगे, लेकिन अंत में एक ही विचार या एक ही चिंतन आप एक्सेप्ट करते हैं, आप स्वीकार करते हैं और उसी के आधार पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपना समस्या समाधान कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम दूसरी सोच रखेंगे, आप दूसरी सोच रखेंगे, ये जो है चिंतन की विशेषता होती है। चिंतन जैसा ऊपर हमने एक बार संदर्भ में कहा था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है।
चिंतन में अनेक विकल्प होते हैं। हमने कहा कि एक ही चीज थोड़ी है, एक बड़ी अनेक कल्पनाएं आपके अंदर आएंगी। अच्छा, एक चीज और चिंतन में कल्पना, प्रतीकों का, कल्पना का और भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे कि चिंतन के साधन क्या हैं, कैसे चिंतन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो आपको हम बताएंगे। तो तमाम प्रकार की कल्पनाएं हमारे अंदर, जैसे आपको हमने कहा ना, किसी से आपने पैसा देने का वादा किया है कि सुबह देंगे, तो आपके सामने तमाम चीजें आएंगी। आप कल्पना करेंगे कि चलिए सुबह उठ करके ये चीज कर देंगे, वहां से ले लेंगे, ऐसे कर देंगे। तो ये सारे दिमाग में आपके जो आएंगे, सोच विचार आएंगे, वो जो है उसमें अनेक विकल्प होते हैं। किसको आप स्वीकार करेंगे, कहाँ से किसी से मांग करके देंगे, कि चोरी करेंगे, कि डकैती, अपना सामान बेचेंगे, क्या ये सब सारे विकल्प जो है ये आपके चॉइस जो है वो खुले रहते हैं। आप जिनका चाहें प्रयोग कर सकते हैं, ये उसकी विशेषता है। आंतरिक मानसिक प्रक्रिया, इसे आप बाहर से देख नहीं सकते, है तो ये बिहेवियर, लेकिन ये इंटरनल आंतरिक प्रक्रिया है। चिंतन समस्या का समाधान है, लोगों ने कहा है, आप देख ही रहे हैं जब से परिभाषा शुरू हुई है तभी से कहा गया है कि चिंतन समस्या से उत्पन्न होता है और समस्या समाधान पर समाप्त होता है। बाह्य शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं। जिस समय आप चिंतन करते हैं तो न आप हंसते हैं, न चलते हैं, न बोलते हैं, न खाते, माने वो आउटवर्ड अपीयरेंस जो आपका होता है, फिजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं, जो शारीरिक माने ये कहिए कि दैहिक अनुक्रियाएं जो होती हैं बाहर की, आपकी रुक जाती हैं। आप एकाग्र होकर के मनन करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। कठिन समस्या का असंतोष होता है। चिंतन कब आप करते हैं? जब आप कोई समस्या आपके सामने आ जाती है और आप उसका समाधान नहीं कर पाते, आपके अंदर असंतोष पैदा होता है, तभी जो है चिंतन प्रारंभ होती है। तो ये तो चिंतन की विशेषताएं और बहुत सारी हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत चिंतन की विशेषताओं को कई फहरिस्त होगी, लेकिन ये है कि क्योंकि लेंदी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता, इसलिए आपको हम थोड़े कर देंगे। एक विशेषता और लिखिएगा कि चिंतन की प्रक्रिया में संकेत, जैसे हमने कहा ना, भाषा, प्रतिमा, संप्रत्यय, ये इनका विशेष योगदान होता है। विश्लेषण और संश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। हम बार बार कोई चीज, किसी चीज को जोड़ते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर हमारे अंदर ये विचार आते हैं, फिर हम उसको उस समस्या के समाधान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि नहीं, इसकी ये समस्या समाधान में सहायक नहीं होगा, फिर उसको तोड़। संश्लेषण और विश्लेषण की का महत्वपूर्ण। चिंतन सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। वैसे ही आप नहीं चिंतन कर सकते, कोई न कोई उद्देश्य होता है। जैसा परिभाषा में, इंट्रोडक्शन में ही हम आप स्पष्ट कर दिए थे कि चिंतन जब भी स्टार्ट होता है, समस्या के कारण ही स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, और वो वही समस्या का समाधान ही उसका उद्देश्य होता है, तो इसलिए वो उद्देश्यपूर्ण होती है। अब उसी में आप ये भी लिख सकते हैं कि चिंतन मनुष्य का वह गुण है जो संसार के प्राणियों में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। क्योंकि देखिए, चिंतन में बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि केवल एक ही मात्र मानव जाति के पास प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है, और किसी की चौरम के पास है नहीं। इसलिए कोई भी जीव चिंतनशील नहीं होता। मनुष्य ही एक चिंतनशील प्राणी कहा गया है। चिंतन प्रक्रिया व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को, ज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो और चेष्टात्मक हो, क्रियात्मक हो, ये सारी चीजों का उसमें जो है समावेश पाया जाता है। चिंतन ऐसी प्रक्रिया है। अब हम चिंतन की विशेषताओं को देख लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार, अब उसी क्वेश्चन में आप बढ़ा लीजिएगा कि चिंतन से आप क्या समझते हैं, चिंतन की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद चिंतन कितने प्रकार का होता है, ये तीसरा क्वेश्चन। चिंतन के प्रकार, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिम्बार्डो, उन्होंने 2 प्रकार के चिंतन का वर्णन किया है और क्लासिफाई किए हैं कि एक स्वबली चिंतन होता है, यथार्थवादी चिंतन होता है। पहला चिंतन क्या है? जिसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता, स्वली चिंतन कहते हैं। और यथार्थवादी चिंतन क्या है?
जो वास्तविकता से संबंध रखता है यथार्थवादी चिंतन होता है। इसको हमने क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को ये चित्र के माध्यम से यहाँ दिखा दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। यथार्थवादी चिंतन आपके कोर्स में नहीं है, आप उतना समझ लीजिएगा। फिर भी हमने जो है यथार्थवादी चिंतन को भी एक चित्र के टेबल के माध्यम से आपको समझा दिए हैं। थोड़ा बहुत आप जानकारी इसकी रख लेंगे तो वो नहीं होगा। शिक्षा की दृष्टि से चिंतन 4 प्रकार के होते हैं। हमने चित्र आप देखेंगे तो उसमें दिखा दिए हैं, हम नीचे लिखा हुआ है, और फिर आप देखेंगे तो हमारे जो मटेरियल आपको अपलोड किए गए हैं उसमें आपको यह मिलेगा कि चिंतन के प्रकार प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। देखिए ये 4 प्रकार के जो है हमने यहाँ बनाए हैं। प्रत्यक्षात्मक चिंतन 1, 2, 3 और 4। ये 4 चिंतन के हुए हैं। मटेरियल जब आपके पास जाएगा आप देख लेंगे। चिंतन के प्रकार, प्रत्यक्षात्मक चिंतन पहला, जिसको आप मूर्त चिंतन कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, मूर्त चिंतन, ये सबसे निकृष्ट कोटि का, निम्न कोटि का चिंतन होता है जो छोटे बच्चों और जानवरों में पाया जाता है। ये प्रत्यक्ष चिंतन है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। और ये जो है चिंतन प्रत्यक्ष रूप से किसी विषय वस्तु को देख करके किया जाता है। इसमें भाषा और प्रतिमा का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए जो है अच्छा चिंतन नहीं माना जाता। दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, जिसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। यही चिंतन उच्च कोटि का चिंतन माना जाता है, जो पूर्व निर्मित प्रत्यय के आधार पर होता है। इसमें भाषा, प्रतिमा आदि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तार्किक चिंतन क्या है? ये जिसे विचारात्मक चिंतन भी कहा जाता है, ये भी उच्च कोटि का चिंतन है। अगर प्रत्यात्मक चिंतन उच्च कोटि का है तो ये सबसे उच्च कोटि का है, जो तार्किक चिंतन है। इसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए जीव प्रयोग करते हुए किसी लक्ष्य तक पहुंचता है, तर्क देता है, तर्क वितर्क करता है। तो इस तरह से जो चिंतन हमारे अंदर होते हैं वो जो है तार्किक चिंतन कहलाते हैं। सृजनात्मक चिंतन, इस प्रकार के चिंतन में नवीनता का सृजन होता है। हम कोई नई चीज खोजते हैं, सृजन मीन्स खोजते हैं, बनाते हैं। तो ये 4 प्रकार जो है इसके हुए चिंतन के। चिंतन मंदबुद्धि बालकों पर, छोटे बालकों पर, पशुओं में पाया जाता है। इस प्रकार के चिंतन में भाषा अथवा इस प्रकार के चिंतन में प्राणी अपने पूर्व अनुभवों को उपयोग करता है। ये तो सारी चीजें आपने जान ही लिया। दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन क्या है? अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। इस पे भी आप जान लिए, जटिल मानसिक प्रक्रियाओं को अपने अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर लेता है। इसमें भाषा और तो ये मैटर इसमें रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। सृजनात्मक चिंतन और उसके बाद जो है तार्किक चिंतन, ये 4 हो गए। चिंतन के सोपान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो है वह है चिंतन के सोपान। चिंतन के कौन कौन से प्रमुख सोपान है, कैसे आप चिंतन को देखते हैं? तो इसे चिंतन का साधन भी कहा जाता है। इसमें देखिए एक डायग्राम हमने बनाया है जिसमें चिंतन के साधन को हमने बीच में रखा है और उसके तमाम, ये एक समस्या है और उसको हम कैसे जानेंगे, किन किन विधियों से। तो इसको आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। एक एक करके हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिमा। प्रतिमा क्या है? जिन प्रत्यक्षों का हमको जिन वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है उसकी प्रतिमाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में बन जाती हैं। भिन्न भिन्न संवेदनाओं से संबंधित ये प्रतिमाएं होती हैं। स्पर्श, दृष्टि, श्रवण, घ्राण, ये संवेदनाएं क्या कही जाती हैं? प्रतिमा कही जाती हैं।
तो हम किसी विषय पे चिंतन जब करते हैं तो हमें एक साधन के रूप में प्रतिमा मिलती है। दूसरी है चिन्ह। चिन्ह क्या है? चिंतन का एक स्वरूप चिन्ह भी होता है। वुडवर्थ जो है उन्होंने अपने एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए आप किसी को चिन्ह क्या है, संकेत, आप ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या आपकी मोटरसाइकिल किसी कार से टकरा गई, तो आप कैसे समझाएंगे? वहां आए नहीं, फ्रंट पर माने स्पॉट स्थल पर आप है नहीं, आप कहीं बाहर हैं, किसी अपने मित्र को आप समझा रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल किसी गाड़ी से किसी जीप से या कार से कैसे टकरा गई। तो आप वहां एक संकेत करेंगे, एक चिन्ह बनाएंगे प्रतीक के रूप में। जैसे यहाँ कहिए कि ये किताब है, आप ऐसे कहेंगे जैसे मान लीजिए यही कार है, आ रही है, और ये जो है ये क्या है, ये जो अनुपस्थित नहीं है, ये मेरी स्कूटर है और ये कार है। और यहां से जो है हम आगे चले हैं तो सड़कों के, तो हमारे सामने जैसे ही हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये कार है और ये जो है हमारी स्कूटर है, जैसे ही हम इन दोनों का वर्णन करेंगे वैसे ही आप हमारे सामने या जो अगला आदमी होगा उसके सामने वो चिंतन करने लगेगा कि एक रोड हो रही होगी, उसके सामने एक चिन्ह आ गया होगा रोड का, एक सड़क का चिन्ह आ गया होगा, तो ये इस तरफ से जा रहे थे, उस तरफ से कार आ रही थी और टक्कर हो गया। मेरी कार और दूसरी कार, ये मौखिक संकेत हैं, लेकिन अगला जो है चिंतन कर लिया कि एक सड़क है और एक तरफ से कार आ रही है, इस तरफ से हमारी स्कूटर या हमारी कार जा रही है और दोनों में भिड़ंत हो गया। तो ये जो है इससे स्पष्ट है कि शब्द और चित्र ये चिंतन के सहायक हैं। तो हम इस चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से माने चिंतन करते हैं। और दूसरा है भाषा। देखिए, भाषा चिंतन का प्रमुख साधन है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही प्रतिमा और प्रत्यय में संबंध स्थापित किया जाता है। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। जिस व्यक्ति को जितनी भाषाओं का अधिक ज्ञान होगा उतने ही अच्छे ढंग से वो चिंतन करने में सफल होगा। तो भाषा भी जो है ये चिंतन का एक साधन है। और लास्ट है प्रत्यय। ये चार जो हैं मुख्य हैं। पहला प्रतिमा, दूसरा प्रतीक, तीसरा भाषा और चौथा संप्रत्यय। ये चार जिसपे हमने नंबरिंग कर दिया है, ये चार मुख्य हैं। बाकी हमने चिंतन के और साधन बनाए, जैसे आपके स्मरण पर आधारित होता है, आप कोई चीज देखते हैं प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है, संवेदना पर आधारित होता है, जो आपने पूर्व अधिगम किया है, पूर्व ज्ञान जो आपको है, जो आपने सीखा है, उस पर आधारित होता है। आपकी मानसिक बिंब जो है आपके मानस पटल पर उसके उस घटना से संबंधित या उस समस्या से संबंधित जो पहले से ही चित्र मौजूद हैं, उन सब सारे एस्पेक्ट भी जो है उसमें सहायक होते हैं। लेकिन ये जो हमने नंबरिंग किया है, 1 2 3 4, ये चार जो है मेन पहलू हैं जिनके आधार पर आप चिंतन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो छात्रों, आज हमने देखा एक नए पाठ के रूप में कि चिंतन क्या है, चिंतन की परिभाषा क्या है, चिंतन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, चिंतन कितने प्रकार का होता है, तथा चिंतन के प्रमुख स्रोत कौन है, चिंतन के प्रमुख साधन कौन है। तो आपका क्वेश्चन बना कि चिंतन से आप क्या समझते हैं। हम यही जो है एक प्रश्न को लिख दे रहे हैं, अगर आपके सामने आप ये इसको खोलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल, तो आपको ये प्रश्न भी नीचे लिख दे रहा हूं, मिल जाएगा प्रश्न। चिंतन से आप क्या समझते हैं? चिंतन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता, प्रकार एवं साधन पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा लंबा है,
इसमें जो है कभी कभी वो पूछते हैं चिंतन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता बताइए, या चिंतन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार बताइए, या कहेंगे कि चिंतन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख साधन कौन कौन से हैं इसको स्पष्ट कर दिए। तो ये सारी चीजें जो है पूछी जाएंगी प्रश्न के रूप में। जो इसमें क्वेश्चन बन में अभी तक जो आज आप अध्ययन किए हैं, वो जो क्वेश्चन बनता है उसको हमने जो है आपको यहाँ नोट कर लिया है। हमने वो चित्र भी दे दिए हैं जो आपके मटेरियल जब आप लेंगे तो वहाँ पहुंच जाएंगे। ये यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का होता है हमने थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कर दिया है कि आप देख लेंगे। ये आपकी अग्रिम जानकारी के लिए रहेगा, आपके नॉलेज में रहेगा। लेकिन जो है शिक्षा के जो प्रकार मुख्य हैं, ये जो हमने इंडिकेट किया है, यही मेन है। और ये आप देख लेंगे। अब आज इतना ही, फिर हम कल इसी समय आप लोगों के सामने एक नए अध्याय लेकर के आएंगे, एक नए प्रश्न को लेकर के आएंगे, जिसपे हम आप करेंगे, वार्ता करेंगे। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइकोलॉजी विद एसपी सर। आपको सारे मटेरियल्स, हमारे ऑडियो वीडियो सब वहाँ मौजूद हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके एंड दैट्स ऑल।